तो हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने प्लासी के युद्ध को देखा था। और मैं आपको एक बात अभी बता देता हूँ कि ये जो हमारी वीडियो की सीरीज चालू हुई है, ये रिवीजन के लिए है, ना कि पूरी क्लास है। मतलब कि अगर आप पहले से इन वॉर्स को पढ़ चुके हैं या मॉडर्न इंडिया पढ़ चुके हैं, तो आप इन्हें देख के रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपना रिवीजन इन्हीं वीडियो से करता हूँ, क्योंकि हर जगह अपने बड़े बड़े नोट्स को ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज हम प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध देखने वाले हैं। तो देखो, प्लासी के युद्ध में हमने क्या देखा था कि कैसे क्लाइव के नेतृत्व में सेना कर्नाटक से कलकत्ता पहुंची थी, और इन लोगों ने वहां पर फिर कब्जा किया था कलकत्ता में। तो आज हम आगे की कहानी देखने वाले हैं कि आगे क्या हुआ था। तो हमारा आज का टाइटल है बक्सर का युद्ध और बंगाल में द्वैत शासन। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बंगाल का जो नवाब है इस टाइम पे वो है मीर कासिम। अब देखिए, मीर कासिम जो नवाब है, ये बहुत इंटेलिजेंट नवाब में से एक रहा है। इसने क्या किया कि इसके पास के जो राज्य थे, जैसे कि अवध, अगर मैं यहाँ पर एक भारत का मैप बनाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे था बंगाल। यहाँ पे इसने क्या किया, अवध को और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, इन दोनों को अपने पक्ष में किया। मतलब कि ये राष्ट्रीयता के कारण इसके पक्ष में नहीं आए थे, बल्कि इन लोगों के बीच में कुछ संधि टाइप की हुई थी, जैसे कि मीर कासिम इन्हें कुछ जमीन का हिस्सा देगा और धन देगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और ये अवध के शासक शुजा-उद-दौला ने गठबंधन कर लिया मीर कासिम के साथ में। तो देखिए, एक तरफ हमारे हो गए मीर कासिम बंगाल के नवाब, दूसरे हैं शुजा-उद-दौला और तीसरे हैं शाह आलम सेकंड। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके तरफ से हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो। तो ये जो बक्सर की लड़ाई थी, ये इन चारों के बीच में बजी थी। तो देखिए, समझते हैं कि बक्सर के युद्ध के जो कारण थे, वो दरअसल क्या थे। तो देखिए, मैं यहाँ पर चार कारणों को मेन पॉइंट मानता हूँ। इनमें से देखो, पहला था कि दोनों की महत्वाकांक्षा। अब यहाँ पर यह था कि जो मीर कासिम था बंगाल का नवाब, वो अंग्रेजों के अधीनस्थ नहीं रहना चाहता था। वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन करना चाहता था, जबकि जो अंग्रेज थे वो मीर कासिम को एक अब उनके तहत अधीनस्थ शासक बनाना चाहते थे, मतलब कि जैसे कठपुतली शासक। लेकिन मीर कासिम का कहना था कि भाई, अब मैंने तुम्हें पैसा दे दिया है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे मेरे हिसाब से शासन करने दो। तो इस तो इसके बीच में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में द्वंद्व हुआ था। अब देखिए, दूसरा कारण क्या है कि मीर कासिम बहुत इंटेलिजेंट शासकों में से एक रहा है। तो उसने क्या किया कि जो राजधानी थी, वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दी। अब ये जो राजधानी का बदलना था, ये अंग्रेजों को पता नहीं था। तो अंग्रेज इससे भी सनके थोड़ा सा कि इसने बिना बताए हमसे राजधानी परिवर्तन कर ली। और राजधानी परिवर्तन बस नहीं की इसने, मुंगेर में एक बंदूक बनाने के लिए कारखाना भी खोल दिया। अब मीर कासिम ने दो दो चीजें कर दी जो कि अंग्रेजों को अपने विरुद्ध में लगी। और तीसरा यह था कि एक राम नारायण नाम का अधिकारी था, जो कि नवाब मीर कासिम के यहाँ पे नौकरी किया करता था। तो मीर कासिम को नाम राम नारायण के बारे में पता चल गया था। तो मीर कासिम ने राम नारायण की हत्या कर दी, जो कि अंग्रेजों की दलाली किया करता था। तो अंग्रेज इससे भी बहुत ज्यादा सनके कि ये हमारे बिल्कुल से अब विरुद्ध में जा रहा है नवाब बंगाल का। और देखिए, तीसरा यहाँ पे कारण था पास का दुरुपयोग। जो दस्तक प्राप्त था अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए, उसका क्या करते थे अंग्रेजी कर्मचारी कि भारतीय व्यापारियों को उसका दुरुपयोग करने के लिए दे देते थे और उनसे कुछ पैसा ले लिया करते थे। मतलब कि भारतीय व्यापारी को अगर व्यापार करने के लिए 100 रुपया टैक्स देना है, तो ये दस्तक अंग्रेजी कर्मचारी उन्हें प्रोवाइड कर देते थे और उनसे बोल देते थे कि आप मान लेते हैं कि 50 रुपया मुझे दे दो, बल्कि नवाब को 100 रुपये टैक्स मत दो। तो ये जो चीज़ थी दस्तक का दुरुपयोग, इससे क्या हुआ कि जो नवाब थे उनके टैक्स में कमी होने लगी, उनके रेवेन्यू में कमी होने लगी। तो इससे नवाब को आर्थिक नुकसान हुआ। तो इस कारण से नवाब और कंपनी के बीच में बातचीत हुई कि भाई, दुरुपयोग करना बंद करो, लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकला। तो प्रतिक्रिया में क्या किया नवाब ने कि जो भारतीय व्यापारी थे, उन्हें कर मुक्ति प्रदान कर दी, मतलब कि भारतीय व्यापारियों को कर नहीं देना पड़ेगा। ये नवाब की प्रतिक्रिया थी इस पास के दुरुपयोग के कारण। अब देखिए, इन्हीं मुद्दों को लेकर के 1763 से दोनों के बीच में संघर्ष होना चालू हो गया। तो देखिए, शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मीर कासिम नवाब थे, ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे, इसलिए इन्होंने एक त्रिगुण बना लिया था, त्रिगुट बना लिया था। मतलब कि गठबंधन कर लिया था किसके साथ, यहाँ पे थे हमारे बंगाल के मीर कासिम, यहाँ पे थे अवध के नवाब और यहाँ पे थे शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह। तो इन तीनों का यहाँ पे गठबंधन बन चुका था। 1763 से संघर्ष होना चालू ही हो गया था और अंत में 1764 में बक्सर नाम की एक जगह पे दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और हमारे यहाँ से तीन राज्यों की सेना थी।
लेकिन यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये थी कि हमारी 3 राज्यों की सेना भी अंग्रेजी सेना को हरा नहीं पाई। मतलब कि बक्सर के युद्ध में जो हमारे मुगल बादशाह की सेना थी, अवध की सेना थी और मीर कासिम की सेना थी, ये तीनों की सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से हार गई थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों को हराने के बाद कुछ संधियाँ की। जैसे कि सबसे पहले फरवरी 1765 में बंगाल के साथ में संधि हुई, जिसमें ये था कि बंगाल की जो सैन्य संख्या थी, मतलब कि जो उनके सैनिकों की संख्या थी, उसे बहुत ज़्यादा घटा दिया गया। नाम मात्र की ही नॉमिनल सैन्य संख्या रही बंगाल में इसके बाद। दूसरा मेजर जो बदलाव था वो ये था कि जो बंगाल का प्रशासन था, वो नायब सूबेदार नाम के एक अधिकारी के सहायता से चलेगा। और ये जो नायब सूबेदार अधिकारी है, इसकी नियुक्ति जो है वो अंग्रेज करेंगे। तो इनडायरेक्टली जो बंगाल का प्रशासन है वो अंग्रेजों के हाथों में ही चला गया। अब देखिए दूसरी संधि होती है यहाँ पे अगस्त 1765 में इलाहाबाद की। अब देखिए इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ कि मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे, इनको 26 लाख रुपए की पेंशन देके साइड में कर दिया गया। दूसरा था कि कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो मुगल बादशाह को दे दिया गया कि भाई आप इस क्षेत्र में रहो, मतलब कि इनका स्कोप जो है वो सीमित कर दिया गया। और तीसरा ये था कि जो मुगल बादशाह थे उनका रुतबा चलता था, मतलब कि जो मेनलैंड इंडिया है उसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्हीं का प्रभुत्व था। तो इन्होंने क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार हैं, जो राजस्व अधिकार हैं, वो शाह आलम द्वितीय से मुगल बादशाह से इन्होंने लिखित रूप में प्राप्त कर लिए। अब देखिए ये लोग चाहते तो स्थानीय शासकों से भी इन क्षेत्रों के अधिकार प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ये एक बड़ी पिक्चर देख रहे थे, मतलब कि ये बहुत आगे का सोच रहे थे, जिसके कारण इन्होंने क्या किया कि सीधे भारत के ही जो प्रमुख भारत का बादशाह है उससे इन्होंने ये अधिकार प्राप्त किए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है जो कि होती है अवध के नवाब के साथ में। ये भी 1765 में होती है। इसमें क्या हुआ कि पहला तो ये कि जो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल बादशाह को दिया गया था वो इन लोगों से प्राप्त करके दिया गया था। मतलब कि कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से लेकर के मुगल बादशाह को दे दिया गया था। दूसरा ये था कि अवध के जो बादशाह थे शुजाउद्दौला, उनसे एक बहुत बड़ी रकम हर्जाने के रूप में वसूली गई। ये उस समय के हिसाब से लगभग 50 लाख रुपए थे। और तीसरा ये था कि अवध की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो अंग्रेजों को दे दी गई, जिसका पैसा भी अवध खुद देगा। तो ये 3 संधियाँ हुई बक्सर के युद्ध के बाद में। अब देखिए समझ लेते हैं कि द्वैध शासन क्या था। तो सबसे पहली बात तो ये कि 1765 में आया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया और प्रत्यक्ष शासन लागू कर दिया। अब देखिए द्वैध शासन में सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि 1765 से 1772 के बीच में कंपनी और नवाब दोनों का शासन चल रहा था। अब देखिए जो नवाब थे उसके पास कानूनी और प्रशासनिक शक्तियां तो थीं, लेकिन इसका उपयोग जो है नवाब वो अपनी संप्रभुता से नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए एक अंग्रेजों ने एक नायब सूबेदार नाम के अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसकी सलाह पर ही इन शक्तियों का प्रयोग नवाब कर सकते थे। और दूसरी शक्ति थी कंपनी के पास में, जो कि थी राजस्व वसूली की शक्ति। जितने ही वित्तीय अधिकार थे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थे। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो नवाब के पास जिम्मेदारी थी पर धन नहीं था। अब देखिए कई बार यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने द्वैध शासन लागू क्यों किया, इन लोगों ने प्रत्यक्ष शासन क्यों नहीं लागू किया। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्हें भारतीय भूभाग में प्रशासन करने का अनुभव नहीं था। दूसरा यह था कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में ध्यान देना चाहती थी, ना कि शासन करने में। कंपनी चाहती थी कि प्रशासनिक दायित्व से बचते हुए व्यापार पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहती थी। तीसरा यह था कि कंपनी को डर था कि कहीं भारत की जनता कंपनी के नियंत्रण से असंतोषित होकर के सीधा उनका विरोध ना करने लगे। और अगला पॉइंट ये था देखिए कि ब्रिटिश सरकार का इन लोगों को डर था कंपनी को कि अगर हमने प्रत्यक्ष शासन लागू कर दिया तो ब्रिटेन की जो संसद है और वहाँ की जो सरकार है वो हमारे में अब ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे, मतलब हमारे आंतरिक मामलों में उनका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। और देखिए हम यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो कंपनी है वो अन्य जो कंपनियां थी भारत में यूरोप की, जैसे फ्रांसीसी कंपनी है और पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं और भी जो अन्य यूरोपियन कंपनी थी उनके विरोध से बचना चाहती थी कि भाई तुम यहाँ पे व्यापार करने आए हो या प्रत्यक्ष शासन करने आए हो। यहाँ पे एक पॉइंट हम ये जोड़ सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें वो है कि प्रत्यक्ष नियंत्रण की दिशा में कंपनी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहती थी। मतलब कि कंपनी नहीं चाहती थी कि हम कोई अभी ऐसा कदम उठा लें जिससे कि हमें बैकफायर मिल जाए। ठीक है, अब देखिए ये देख लेते हैं कि द्वैध शासन जो है उसके परिणाम क्या हुए। इसके ज़्यादातर परिणाम देखिए विनाशकारी ही रहे। इनमें से देखिए पहला था कि कानून व्यवस्था का वहाँ पर बंगाल वाले एरिया में पतन हुआ। दूसरा था कृषि और व्यापार का विनाश।
अत्यधिक राजस्व शोषण से कृषि व्यापार एवं स्थानीय उद्योगों का पतन हुआ और 1769 से 1770 के अकाल के दौरान लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई यहाँ पर। अब इसके बाद क्या हुआ कि प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कर दी थी। अब देखिए हमारे पास एक और टॉपिक बचता है इसमें बक्सर और बंगाल विजय में कि रॉबर्ट क्लाइव की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उसे संस्थापक और प्रदर्शक कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में। देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो एक क्लर्क के तौर पे कंपनी में जुड़ा था, लेकिन इसमें योग्यता इतनी ज़्यादा थी कि ये क्लर्क से हट करके दो बार ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना भारत में। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, सेकंड कर्नाटिक वॉर, इसके दौरान इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है कि अगर ये ना होता तो कंपनी को एस्टेब्लिश होने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती या इतनी ज़्यादा ना हो पाती जितनी की कंपनी अगले कुछ सालों में फैल चुकी थी। जैसे कि कर्नाटक वॉर में इसने कंपनी की स्थिति को मजबूत किया, कर्नाटक में के राजनीतिक शक्ति के रूप में कंपनी को इसने एक उभारा। दूसरा देखिए 1757 में कलकत्ता में जो इसने कंपनी को स्थायी रूप से स्थापित किया, उसमें रॉबर्ट क्लाइव की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तीसरा देखिए कि बक्सर के पश्चात की जो कूटनीतियाँ थी कंपनी के लिए, जैसे कि व्यापार में क्या करना है, सेना में क्या करना है, इन सब के लिए रॉबर्ट क्लाइव ही जिम्मेदार था। और जो इसने षड्यंत्र रचे, जैसे कि प्लासी की लड़ाई से पूर्व जो षड्यंत्र रचा गया था, वो भी रॉबर्ट क्लाइव का ही दिमाग था। और इसके बाद थर्ड कर्नाटक युद्ध के दौरान भी रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का ही गवर्नर था। क्लाइव ने बंगाल के जो संसाधन थे, जो बंगाल से पैसा प्राप्त हुआ था, उस सभी का इसने बाकी युद्ध में इस्तेमाल किया। और देखिए जो बक्सर का युद्ध हमने अभी पढ़ा, उसके बाद जो 3 संधियाँ हुई थी, वो भी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही की गई थी। और बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत भी इसने कर दी थी। और जो क्लाइव ने कुछ और महत्वपूर्ण काम किए साम्राज्य विस्तार के लिए, उसमें से इसकी कुछ नीतियाँ थीं। जैसे कि ये जानता था कि भारतीय शासकों को जीतने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, मतलब कि अधिकारियों को अपनी तरफ लाना, शासक को अंदर ही अंदर खोखला करना, उसका सिस्टम खोखला कर देना, ऐसी चीज़ें ये जानता था। ये भी समझ बैठा था कि भारत में उत्तराधिकार का युद्ध इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इन कुछ कारणों से रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी का संस्थापक और मार्ग प्रदर्शक भी कहा जाता है। तो देखिए आज के रिवीजन वीडियो में इतना ही था। हमने 2 युद्ध कवर कर लिए हैं, पहला बैटल ऑफ प्लासी, दूसरा बैटल ऑफ बक्सर। अब इसके बाद देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध चालू होते हैं, जिसके रिवीजन वीडियो भी मैं आगे लाने वाला हूँ।